तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं केमिस्ट्री में टॉप 20 यानी कि 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी जो हम बताएंगे 20 को, इसमें से आपको 80% चांसेस है कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में इससे लड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी कलम ले लीजिए और यहाँ से नोट करते जाइए, या आप लोग यहाँ से लिख लीजिए, या आपको इसका पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ हो सकता है कि हम आज रात को डाल दें। तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। मात्र 20 सब्जेक्टिव लेके आए हैं और इसके आगे यानी कि 20 या 30 सब्जेक्टिव और देंगे जो कि इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग इसको याद करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए, अभी एक नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 परीक्षा के लिए। ठीक है ना, तो इसको आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए। कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसको ये क्वेश्चन याद ही होगा, तो आप लोग धीरे धीरे देखते जाइए। अभी 20 सब्जेक्टिव है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो आप लोग याद करते जाइएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिख देना है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, और दो इस टाइप का खटाल बना लीजिएगा और इसमें 3 अंतर लिखना है। कम से कम कितना अंतर, 3 अंतर होना चाहिए। तो पहला लिखना है क्रिस्टलीय ठोस में इनके निश्चित एवं अभिलाक्षणिक आकार पाए जाते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या लिखिएगा, ये असमान आकृति के होते हैं। 2 नंबर में लिखिएगा ये निश्चित ताप पर पिघलते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस में 2 नंबर में ये ताप के एक रेंज में धीरे धीरे नरम होते हैं। अब 3 नंबर में आ जाता है, यह वास्तविक ठोस होता है और यह आभासी ठोस होता है, यानी कि अति शीतक द्रव होता है। चलिए ये हो गया 1 नंबर। अब 2 नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा ऐसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, है त्रिविम जालक से आप क्या समझते हैं। त्रिविम जालक, ठीक ना, ये भी 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर इतना ही लिख दीजिएगा तो 2 में 2 आपको मिल जाएगा। लिखिएगा त्रिविम में नियत बिंदुओं का नियमित तंत्र, जिसके चारों ओर परमाणु अणु या आयन एक क्रिस्टल में कंपित करता है, उसे आकाशीय जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। दोनों अलग अलग नाम है, ठीक ना, दोनों एक ही है लेकिन 2 नाम है। त्रिविम जालक को हो या आकाशीय जालक को हो, बात एक ही है। ठीक ना, चलिए देखिए, जैसे कि आपको अभी हम बता देंगे त्रिविम जालक, और क्वेश्चन में आ जाएगा आकाशीय जालक से आप क्या समझते, तो आप वहाँ पर नाम नहीं जानेंगे तो वहाँ पर आप लोग नहीं बनाएंगे, इसलिए दोनों नाम लिख दिए हैं। अब 3 नंबर आते हैं। 3 नंबर कह रहा है, देख लीजिए 3 नंबर, क्लोज पैकिंग क्या है। क्लोज पैकिंग, ठीक है ना, तो इसका आंसर लिखिएगा, क्रिस्टल में परमाणु अणु या आयन एक परमाणु अणु या आयन ऐसी सजावट के अनुरूप होती है जिसमें किसी दिए गए समान गोलों की संख्या न्यूनतम खाली जगह का अवरोध करती है, उसे क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, क्लोज पैकिंग कहलाता है, कहते हैं, एक ही है। ठीक है ना, अब 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर है डोपेंट से आप क्या समझते हैं। डोपेंट मतलब अपमिश्रण, अशुद्धि। ठीक ना, तो लिखिएगा इसमें वे पदार्थ, डोपेंट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अर्धचालक में मिलाने से विद्युत धारा का चालन होता है। जिसमें मिलाने से क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होता है, उसे क्या कहते हैं, अपमिश्रण। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ, शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष को लिखें। शॉटकी दोष, देखिए शॉटकी दोष कभी लिखने के लिए बोल देगा, कभी हो सकता है कि फ्रैंकल दोष बोल देगा लिखने के लिए, और कभी कभी होता है कि शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों में अंतर लिखने के लिए बोला जाता है। तो अभी हम उसको ही देखने वाले हैं। तो इससे
कभी कभी ये शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर पूछ लेगा या फिर दोनों पूछ लेता है, इसलिए हम अभी इसको देखने वाले हैं जिससे आपका एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। चलिए, शॉटकी दोष किसे कहते हैं देख लीजिए। शॉटकी दोष देखिए, एरो दे दीजिएगा, लिखिए इसमें, क्रिस्टल में इस प्रकार के दोष तभी उत्पन्न होते हैं जब कुछ परमाणु या आयन अपने सामान्य जालक साइट से गायब हो जाते हैं। चूंकि क्रिस्टल उदासीन होता है, अतः समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? शॉटकी दोष। ठीक है, अब देखते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में लिखिएगा, क्रिस्टल में जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, जिससे इसके निश्चित स्थान पर छिद्र या होल बन जाता है, इस प्रकार के क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को ही फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर। तो तीन तीन अंतर लिखिएगा, इसी में आपको नंबर फुल में फुल मिल जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर है यह रिक्तिका दोष, यानी कि शॉटकी दोष की जगह पर रिक्तिका दोष भी पूछा जाएगा कि रिक्तिका दोष से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो शॉटकी दोष का ही दूसरा नाम क्या है? रिक्तिका दोष। और फ्रैंकल दोष का दूसरा नाम क्या है? अंतरकाशी दोष। तो ये एक अंतर हो गया। 2 नंबर में लिखना है, इसमें घनत्व घट जाता है। शॉटकी दोष में जो होता है घनत्व घट जाता है, और फ्रैंकल दोष जो होता है उसमें घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 में लिखिएगा, इसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग में समान होता है, और फ्रैंकल दोष में इसमें ऋणायन का आकार तथा इसमें ऋणायन का आकार बड़ा और धनायन का आकार जो होता है छोटा होता है। ठीक है, इतना लिखिएगा। अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर देख लीजिए, कह रहा है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखते जाइएगा। आंसर, वैसे अवयव जिसमें धनायन और ऋणायन की कमी या आणविकता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे ही नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर कह रहा है, देख लीजिए, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। 8 नंबर है, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक को समझा, यानी कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है और पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। तो देखिए, एन टाइप अर्धचालक सबसे पहले लिखिएगा और एरो दीजिएगा। वैसे इंट्रिंसिक अर्धचालक जिसमें उच्चतर संयोजक वाले डोपेंट को मिलाया जाता है। अब डोपेंट क्या होता है वो पहले ही बता दिए हैं। और पी टाइप अर्धचालक में लिखिएगा, वैसे इंट्रिंसिक अर्धचालक जिसमें निम्न संयोजक वाले डोपेंट को मिलाया जाता है उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसको लिखने के बाद अब देखिए 9 नंबर। 9 नंबर में आ जाता है आपका अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो ज़्यादातर पूछा जाने वाला है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। लौह चुंबकीय कभी कभी पूछता है, और अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो तीनों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अनुचुंबकीय लिख के डैश दे दीजिए, और उसमें लिखिए, जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होता है, जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होगा? आकर्षित होगा, उसे ही कहेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विकर्षित होता है तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे NaCl C6H6। और लौह चुंबकीय पदार्थ, इसमें लिख लीजिएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ वह है जिसमें बाह्य क्षेत्र को हटाने पर अस्थायी चुंबकत्व रह जाता है, उसे क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ। अब आता है कितना नंबर? 10 नंबर। 10 नंबर है, उपसंयोजक संख्या से आप क्या समझते हैं? उपसंयोजक संख्या, तो इसका परिभाषा लिखना है आपको। तो लिखिएगा, किसी क्रिस्टल में
एक परमाणु, अणु या आयन जितने गोलों से घिरी रहती है उस गोलों की संख्या को ही समन्वय संख्या कहते हैं। यानी कि एक गोला जो है एक परमाणु, अणु या आयन रहेगा, वो जितने गोलों से घिरा रहेगा उसको ही, उस गोले की संख्या को ही क्या कहेंगे, उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या। दोनों का नाम सेम ही है, अलग अलग है, ठीक ना। उस उपसंयोजक संख्या को या समन्वय संख्या। तो कई बार होता है कि उपसंयोजक संख्या से आप क्या समझते हैं पूछ देता है, और कई बार समन्वय संख्या से आप क्या समझते हैं इस टाइप से पूछ देता है। तो आप लोग समझ गए, दोनों पूछेगा तो लिखना वही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में देख लीजिए। कह रहा है विलेयता से आप क्या समझते हैं। विलेयता, तो विलेयता किसको कहते हैं, तो चलिए लिखिए इसमें 1 किलोग्राम यानी कि 1 केजी विलायक में विलय के घुलने की क्षमता को उस विलायक की विलेयता कहते हैं। एक बार फिर से बोल देते हैं, 1 केजी विलायक में विलय के घुलने की क्षमता को उस विलायक की विलेयता कहते हैं। चलिए अब 12 नंबर देख लीजिए। कह रहा है मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। मोल प्रभाज ठीक इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा किसी विलयन में एक अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव की मोल संख्या तथा विलयन की मोल संख्या का अनुपात होता है, उसको ही कहते हैं मोल प्रभाज। किसी विलयन में एक अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव की मोल संख्या तथा विलयन की मोल संख्या का अनुपात होता है। चलिए अब देखिए 13 नंबर कह रहा है 13 नंबर कह रहा है मोलरता तथा मोललता से आप क्या समझते हैं। तो इसको लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फॉर्मूला भी दिए हैं, इतना लिख दीजिए तो फुल मार्क्स दे देगा। कह रहा है 1 लीटर यानी कि मोलरता में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, इनके सूत्र होता है विलय की मोल बटे विलयन का आयतन, ठीक है। और वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब है मोललता। मोललता में लिखिएगा 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और मोललता का जो सूत्र होगा वो लिख लीजिएगा विलय की मोल संख्या बटे विलायक की मात्रा केजी में। विलय की जो मात्रा होगा वो केजी में होगा। अब चलते हैं हेनरी का नियम 14 नंबर। हेनरी का नियम लिखने के लिए बोलेगा तो लिखिएगा किसी निश्चित ताप पर गैस के विलायक की विलेयता उनके आंशिक दाब के समानुपाती होता है, यानी कि हेनरी का नियम। और लिख देना है P बराबर KHX, ठीक है। तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको 2 में 2 मार्क्स दे देगा, क्योंकि हेनरी का नियम जो है वो 2 नंबर में पूछेगा। किसी निश्चित ताप पर गैस के विलायक की विलेयता उनके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। छोटा छोटा करके लिखे हैं ताकि आप लोग याद कर सको, अभी कल के बाद तो एग्जाम ही है, ठीक है। अब देखते हैं 15 नंबर। हाँ 15 नंबर देख लीजिए। कह रहा है वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं। तो वाष्प दाब किसको कहेंगे, तो किसी नियत ताप पर द्रव के वाष्प द्वारा आरोपित दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। ये छोटा सा तो था, ठीक है। अब देखिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं। तो राउल्ट का नियम लिखने के लिए बोला जाएगा तो इसमें इतना लिखना होगा, ठीक है। तो लिखिएगा राउल्ट के नियम में किसी विलयन के ऊपर विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा विलयन में विलायक के मोल प्रभाज का गुणनफल होता है, इसको ही कहते हैं राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम का एक फॉर्मूला होता है पी टॉर माइनस पी एस बटे पी टॉर बराबर 1 माइनस x1 बराबर x2, जहाँ पर पी टॉर माइनस, जहाँ पर x2 क्या है,
विलयन में विलय का मूल प्रभाज, और P2 माइनस PS क्या है, वाष्प दाब का अवनमन, और ये पूरे क्या है, P2 माइनस PS बटे P2 ये क्या है, तो ये हो जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना का। अब देखिए 17 नंबर कह रहा है आदर्श विलयन तथा यहाँ पर आदर्श लिखा गया है लेकिन अनादर्श विलयन, ठीक है ना। आदर्श विलयन तथा आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त लिखने के लिए यानी कि आपसे पूछ सकता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के क्या है और इसका आवश्यक शर्त लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ आदर्श विलयन का लिखे हैं, लेकिन अनादर्श विलयन जो होगा सेम टू सेम इसी तरह होगा, बता देंगे, ठीक है। आदर्श विलयन में लिखेगा वैसा विलयन जो सभी सांद्रणों एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन पूछेगा तो बोलिएगा वैसा विलयन जो सभी सांद्रणों एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। और इसके लिए शर्त, तो शर्त में लिखिएगा आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त, आदर्श विलयन में अवयवों के अणुओं के बीच अंतःक्रिया नहीं होना चाहिए। और आदर्श विलयन की जगह पर अनादर्श विलयन रहेगा तो यहाँ पर अंतःक्रिया होनी चाहिए, नहीं काट दीजिएगा, हो गया। 2 नंबर में आदर्श विलयन योग नियम का अनुपालन करता है और अनादर्श विलयन जो है वो योग नियम का अनुपालन नहीं करता है। और आदर्श विलयन के लिए मिश्रण का आयतन परिवर्तन नहीं होता है और अनादर्श विलयन के लिए मिश्रण का आयतन परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है एजोट्रॉप से आप क्या समझते हैं। एजोट्रॉप ये ऑब्जेक्टिव है, हम कभी कभी होता है कि ये 2 नंबर में भी पूछ देता है, इसलिए लेकिन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 2 द्रवों का मिश्रण जो स्थिर संघटन पर पिघलता है उसे क्या कहते हैं, एजोट्रॉप। ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में पूछ देता है, तो ये लिख देना है, ठीक है। अब 19 नंबर प्रासरण तथा प्रासरण दाब क्या है, से आप क्या प्रासरण से आप क्या समझते हैं, प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं, ये पूछ लेता है। तो उसमें लिखना है जिस प्रक्रिया में तनु विलयन का विलायक किसी अर्धपरागम में झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन में प्रसारित होकर पद्धति को संकुलन अवस्था में ला दे उसे प्रासरण कहते हैं। और प्रासरण दाब लिखिएगा किसी विलयन को विलायक से एक अर्धपरागम में झिल्ली द्वारा अलग रखा जाए तो विलायक को विलयन में जाने से रोकने तथा साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए लगाया गया दाब उस विलायक की परिसारक दाब कहलाता है, ठीक है। अब 20 नंबर 19 नंबर हो गया, हाँ। अब 20 नंबर लिखिएगा वन टू हॉफ गुणांक का नियम। तो उसमें लिखिएगा विलय के सामान्य तथा परिक्षेपित मोलर द्रव्यमान का अनुपात को वन टू हॉफ गुणांक कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है तो वो लिखिएगा सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे परिक्षेपित मोलर द्रव्यमान। और इतना ही लिखने से आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये परिभाषा लिख दीजिएगा तो आपको 1 नंबर, और वन टू हॉफ गुणांक का ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो 1 नंबर, यानी कि दोनों 2 नंबर में, पूरा लिखने के बाद ही 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो 1 नंबर मिलेगा या 1.5 नंबर मिलेगा। लेकिन फॉर्मूला लिख देते हैं तो 2 में 2 मिलेगा, ठीक है। तो आज वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अब बताएंगे फिजिक्स का, ठीक ना।